नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10, जिसमें हम सभी आयोग आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जिसमें हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं सभी आयोग का। मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों हम दोनों आयोग एक साथ पढ़ेंगे। तो सभी आयोग हम एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें कि केंद्रीय और राज्य दोनों आयोगों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे कि याद रखने में हमें कुछ मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से मतलब है दोस्तों जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो, उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों इनकी नियुक्ति की। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों का प्रावधान है। दोस्तों नियुक्ति से संबंधित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल की सिफारिश के आधार पर ही अब आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है, उसी तर्ज पर अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो 6 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। वहीं इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो मुख्य आयुक्त का निष्कासन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। वहीं अन्य आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान आयुक्त की बात करते हैं। तो दोस्तों वर्तमान आयुक्त हैं राजीव कुमार 25वें। अन्य आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं श्री अरुण गोयल। प्रथम आयुक्त की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रथम आयुक्त में है सुकुमार सेन थे। वहीं महिला की बात करें तो BS रमा देवी प्रथम महिला आयुक्त थीं। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु क्या क्या मापदंड होते हैं। तो दोस्तों किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या मापदंड होते हैं। तो पहला है उसे 4 या अधिक राज्य में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, या फिर लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें 3 अलग अलग राज्य से मिली हों, या फिर कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तभी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों वर्तमान में अभी 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो चलिए दोस्तों कौन कौन सी 6 पार्टी हैं तो देख लेते हैं हम। तो दोस्तों पहली है भारतीय जनता पार्टी, 1980 में गठन हुआ था, कमल चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, पंजा चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, ये इनका चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी 1984, हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। वहीं पे दोस्तों एक पार्टी और है नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, डायरी जिनका चुनाव चिन्ह है। दोस्तों हाल ही में एक पार्टी और है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो वो है आम आदमी पार्टी। दोस्तों आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जिन पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है, उनमें है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC। दोस्तों इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया है दोस्तों, अब यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था, जिसमें पंचायतों के लिए चुनाव संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 का टा है। नगरपालिकाओं के लिए चुनाव भाग 9 अनुच्छेद 243 के या के का में दिया गया है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 1 सदस्यीय निकाय है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। निष्कासन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर
उसी आधार पर निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम आयुक्त की, तो NB लोहानी प्रथम आयुक्त थे। प्रकाश चंद्र प्रथम सचिव थे। वर्तमान में BP सिंह या बसंत प्रताप सिंह इसके वर्तमान आयुक्त हैं। वही BS जामोद इसके वर्तमान सचिव हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि राज्य दल की मान्यता हेतु क्या क्या मापदंड होते हैं। तो दोस्तों किसी भी पार्टी को राज्य दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा चुनाव में वैध मतों का 8% हो, या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% या कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर लेता हो, या फिर लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और संबंधित राज्य में न्यूनतम 1 सीट प्राप्त कर लेता हो, या फिर विधानसभा में 3% या फिर 3 सीटें जो भी अधिक को प्राप्त कर लेता हो, उसे राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों समय समय पर चुनाव सुधार हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया है, तो जिनमें हम देख लेते हैं। प्रमुख समिति में के संथानाम समिति 1962, तारकुंडी समिति 1974-75, दिनेश गोस्वामी समिति 1990-91, बोहरा समिति 1993, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998-99, तनखा समिति 2010। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 324 का क्लोज 1 कहता है निर्वाचन आयोग की स्थापना। क्लोज 2 में आयोग की संरचना, आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में है। क्लोज 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। वहीं क्लोज 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लोज 5 कहता है आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगी। वहीं तीनों आयुक्तों के वेतन भत्ते या अन्य लाभ समान होंगे। वह भी किसके समान? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। 2.5 लाख रुपये प्रति माह, धारा 3 में दिया है। बात करते हैं त्यागपत्र की, तो राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जा सकेगा। वहीं अन्य या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 324 का क्लोज 6, जिसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग को और राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र घोषित ना होना। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश या जाति, लिंग के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष संबंधी प्रावधान है। वहीं 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 327 विधानमंडल में संसद राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस संसद की शक्ति। वहीं 328 राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति उस विधानमंडल की होगी। बात करते हैं 329 की, तो निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा निर्णयों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अब तक के केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो दोस्तों अब तक के हुए हैं, तो प्रथम थे सुकुमार सेन, कल्याण सुंदरम, SP सेन वर्मा, BS रमा देवी। यह प्रथम महिला आयुक्त थी दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है। वहीं TN शेषन, N गोपाल स्वामी, नवीन चावला, SY कुरैशी, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त हैं। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो कौन कौन रहे? NB लोहानी प्रथम थे, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम और बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वहीं सचिव की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रथम सचिव थे प्रकाश चंद्र और प्रथम महिला सचिव थी दोस्तों विजया श्रीवास्तव। यह प्रथम सचिव महिला थीं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं दोस्तों।
तो उसमें है प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात आयोग तिथियों की घोषणा करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग जो है तिथियों की घोषणा करता है। अगला पॉइंट है, संसद सदस्यों की निर्हरता संबंधी मामले पर आयोग द्वारा राष्ट्रपति को सलाह 103 अनुच्छेद के अनुसार दी जाती है। अब बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक, यहाँ पे अधिक लिखा है दोस्तों, वहाँ लिखा नहीं है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। और अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में उपबंध बनाने से संबंधित है। वहीं अगला है, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक और 12% से कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 164 राज्य की मंत्रिमंडल के संबंध में उपबंध करने से संबंधित है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोक सेवा आयोग की। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो दोस्तों यह भी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से तात्पर्य है दोस्तों जिसका वर्णन संविधान में हो, उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था, जिसका वर्णन संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में दिया गया है। नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। दोस्तों उसी पद पर ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अध्यक्ष तो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ही नहीं। वहीं बात करते हैं सदस्यों की, तो यूपीएससी के सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, ज्वाइंट पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, या फिर स्टेट पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। अब इस्तीफा की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं निष्कासन की बात करते हैं दोस्तों, तो निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आधार क्या क्या होगा दोस्तों, तो आधार होगा दिवालिया होने पे, पद का दुरुपयोग करने पर, मानसिक अक्षमता, पदावधि के दौरान अन्यत्र वैतनिक नियोजन में लिप्त होने पर, साबित कदाचार, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति सदस्यों को हटा सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो सर रोज बारकर प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं प्रथम महिला रोज मिलियन मैथ्यू थी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो एच.के. कृपलानी प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे आज़ादी के समय 26 जनवरी 1950 के टाइम पे। वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। वहीं प्रतिवेदन यह राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के 3 के तहत इसका गठन किया गया था। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 5 सदस्यीय निकाय है। अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा। दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष था, वहीं एमपीपीएससी के सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष यूपीएससी या ज्वाइंट पीएससी का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त हो सकता है। वहीं सदस्य अन्य राज्य में पीएससी के अध्यक्ष या फिर यूपीएससी के अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त
हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य के किसी भी नियोजन में नियुक्त नहीं हो सकते। इस्तीफा राज्यपाल को देंगे, लेकिन निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जैसे यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है, उसी आधार पर एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। इम्पोर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष डीबी रेगे थे। वहीं बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा हैं। तो दोस्तों, आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 315 का क्लोज 1 कहता है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। क्लोज 2 कहता है संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। क्लोज 3 कहता है राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध। बात करते हैं 316 अनुच्छेद की। तो क्लोज 1 में है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा योग्यताओं के बारे में। वहीं 1 के आ में है कार्यकारी अध्यक्ष। क्लोज 2 में है पदावधि या त्यागपत्र। क्लोज 3 में है उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अनुच्छेद 317 में क्लोज 1 कहता है अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। क्लोज 2 में जांच के दौरान निलंबन। क्लोज 3 अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के आधार क्या होंगे। क्लोज 4 में कदाचार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 318 की। तो 18 का 1 कहता है अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति किसको होगी। तो यूपीएससी या ज्वाइंट पीएससी में राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, स्टेट पीएससी में राज्यपाल। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 319 की। तो 319 कहता है कि सदस्यों का सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक। अध्यक्ष जो हैं दोस्तों पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, जो कि हमने अभी देखा था। वहीं सदस्य की बात करते हैं तो वह उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, लेकिन यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर स्टेट पीएससी का अध्यक्ष या फिर ज्वाइंट पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 320 की। तो उसमें आयोग के कार्य दिए हैं। तो क्या क्या कार्य होंगे। नंबर 1, नियुक्तियां कराना, संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करना, पदोन्नति में, भर्ती प्रणाली में, अनुशंसन आदि में। 4 में है राष्ट्र या राज्य द्वारा बनाए गए नियम 14 दिन हेतु विधायिका के समक्ष रखें। अनुच्छेद 321 में आयोग के कार्यों का विस्तार। यूपीएससी के कार्यों का विस्तार संसद करेगी, स्टेट पीएससी का विधानमंडल। अनुच्छेद 322 में आयोग का खर्च संचय निधि पर भारित होगा। यूपीएससी में भारत सरकार की, स्टेट पीएससी में राज्य सरकार की। अनुच्छेद 323 प्रतिवेदन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 अध्याय 5 और अनुच्छेद 148 से 51 में किया गया है। प्रथम गठन दोस्तों इसका 1858 में किया गया था। वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो महालेखा कार्यालय वर्ष 1858 में महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था, उसी समय महालेखाकार कार्यालय का गठन किया गया था। इसके बाद वर्ष 1960 में सर एडवर्ड ड्रमंड पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। इसके कुछ समय के बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा।
वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। इसके तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा मिल गया था। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इस पद को वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। वहीं भारत शासन अधिनियम 1935, इसने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति प्रदान की। अब बात करते हैं दोस्तों, इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी। वर्ष 1936 में लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षा के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षक कार्यों का प्रावधान किया। यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, आज़ादी के बाद संविधान के अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति के द्वारा CAG का प्रावधान किया गया। वर्ष 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को भी शामिल किया गया। वहीं बात करते हैं 1971 की, तो केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 लागू किया, जिसमें क्या क्या प्रावधान किए, तो CAG के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों के बारे में था। बात करते हैं इस अधिनियम ने CAG को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दे दी। वर्ष 1976 में CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 279। यह शुद्ध आय की गणना CAG के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 279 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम CAG के प्रमुख कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, CAG का कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है संघ और राज्य के वित्तीय प्रशासन की निगरानी करना। CAG को लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। इसके प्रथम प्रमुख थे सर एडवर्ड ड्रमंड 1860 से 1862 तक। वहीं B नरहरि राव प्रथम भारतीय प्रमुख थे। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान CAG की। तो वर्तमान CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर के हैं। अब आते हैं दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में कौन कौन और हैं? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। अब दोस्तों हम प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो CAG से संबंधित अनुच्छेद 148 का क्लोज 1 है, भारत का एक CAG होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। क्लोज 2 में शपथ के बारे में है, तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। क्लोज 3 में वेतन व सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित होंगी। नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 पारित किया था, जिसमें धारा 3 में वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। धारा 4 में दिया है पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष और धारा 5 में दिया है त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। यह अधिनियम 1971 में प्रावधान किए गए। अब आते हैं दोस्तों 148 का क्लोज 4, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। यह 148 के क्लोज 4 में दिया गया है।
वहीं क्लोज 5 कहता है सीएजी का प्रशासन नियम सीएजी की सलाह से राष्ट्रपति तय करेंगे। 148 का क्लोज 6 कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन व्यय संचित निधि पर भारित होगा। अनुच्छेद 149 कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या होंगी। वहीं अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यह दिया है अनुच्छेद 150 में। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 151 की। तो अनुच्छेद 151 में दिया है सीएजी की रिपोर्ट या प्रतिवेदन। अनुच्छेद 151 में सीएजी की रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र में राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे, राज्य में राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानसभा के समक्ष रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय की स्थापना 1985 को की गई थी। मुख्यालय ग्वालियर में है। नोडल निकाय भारत के सीएजी। कार्य क्या क्या होंगे, तो राज्य सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों के मासिक लेखा का संकलन करना। वहीं अन्य कार्यों में कोषागारों का निरीक्षण करना या लेखा परीक्षा, राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि के खातों का रखरखाव करना, यह इनके प्रमुख कार्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगला आयोग है नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति आयोग पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो दोस्तों नीति आयोग पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो पहले योजना आयोग था, उसी के योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। अब बात करते हैं दोस्तों कि नीति आयोग यह एक कार्यकारी निकाय है। यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। यह बॉटम अप सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसका उद्देश्य है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। केंद्रीय तत्व है सहकारी संघवाद। अब ये सहकारी संघवाद क्या होता है दोस्तों, तो इसमें केंद्र व राज्य सरकार एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। वहीं बात करते हैं नीति आयोग के प्रमुख 2 हब हैं। तो कौन कौन से, टीम इंडिया हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। वहीं नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की। तो प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी और प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। वहीं बात करते हैं दोस्तों वर्तमान संरचना की। तो वर्तमान संरचना में इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हैं। सीईओ कौन है अभी, तो वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं जो भारत सरकार का सचिव जिसे पीएम द्वारा एक निश्चित समय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं संचालन परिषद की। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल संचालन परिषद के सदस्य होंगे। वहीं पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर BK सारस्वत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ, डॉक्टर विनोद पाल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर अरविंद बिरमानी 16 नवंबर 2022 को आयोग के सदस्य बने थे। अब बात करते हैं दोस्तों पदेन सदस्य की। तो पदेन सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो कौन कौन है दोस्तों, तो पहले हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यह पदेन सदस्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष आमंत्रित सदस्यों की। तो विशेष आमंत्रित कौन कौन हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ, इनकी संख्या 5 होगी। वर्तमान में कौन कौन है? तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। नीति आयोग की विशेषताएं क्या हैं? तो नीति आयोग नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना, यह नीति आयोग की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग यह एक सांविधिक निकाय है दोस्तों। सांविधिक निकाय कैसा होता है? तो दोस्तों यह अधिनियम के तहत गठन किया जाता है, तो उसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं। तो इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी चयन समिति की सिफारिश पर। दोस्तों चयन समिति की सिफारिश पर ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चयन समिति में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री। लोकसभा में कौन कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता। राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष के नेता। वहीं एक और मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यह 6 सदस्यीय समिति होती है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आधार क्या क्या होगा दोस्तों? तो आधार जो हमने पहले पढ़े हैं दोस्तों, तो दिवालिया होने पर शारीरिक या मानसिक अक्षमता या किसी अन्यत्र नियोजन में लिप्त होने पर, इस आधार पर राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट हटा सकते हैं। वहीं दूसरा प्रकार क्या है? साबित कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की। तो रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला सदस्य फातिमा बीबी थीं। दोस्तों यह प्रथम महिला सदस्य थी, ना कि अध्यक्ष, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं इसके? अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सदस्यों की। तो यह 13 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, 3 गैर न्यायिक, 2 न्यायिक और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो अब हम गैर न्यायिक की बात करते हैं दोस्तों। तो 3 सदस्य गैर न्यायिक होते हैं जो कि मानव अधिकार के ज्ञाता होंगे, जिसमें एक महिला होना अनिवार्य है। 2 न्यायिक सदस्य होंगे दोस्तों, तो वह कौन हो सकते हैं? तो पहले सुप्रीम कोर्ट के पदस्थ या रिटायर न्यायाधीश और दूसरे हाई कोर्ट का पदस्थ या रिटायर मुख्य न्यायाधीश इसके न्यायिक सदस्य होंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पहले सदस्य हैं वह सुप्रीम कोर्ट के पदस्थ या रिटायर सिर्फ न्यायाधीश हैं। वहीं दूसरा सदस्य हाई कोर्ट का पदस्थ या रिटायर, ये मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके न्यायिक सदस्य होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पदेन सदस्यों की। तो पदेन सदस्यों में कौन कौन है? SC आयोग के अध्यक्ष, ST के अध्यक्ष, OBC आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, विकलांगों के मुख्य आयुक्त और बालकों के हितों की रक्षा करने वाले आयोग के अध्यक्ष। ये 7 इनके पदेन सदस्य होंगे। 3 गैर न्यायिक, 2 न्यायिक और 1 अध्यक्ष। टोटल 13 सदस्यीय निकाय है। अब दोस्तों आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखेगी। और अब तक के अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले थे रंगनाथ मिश्रा,
MN वेंकटचलैया, JS वर्मा, AS आनंद, शिवराज बी पाटिल, S राजेंद्र बाबू, गोविंद प्रसाद माथुर, KG बालकृष्णन, C जोसेफ, HL दत्तू और वर्तमान में हैं अरुण कुमार मिश्रा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया था। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जो कि एक चयन समिति की सिफारिश पर करेंगे। तो चयन समिति में कौन होगा दोस्तों? तो एक अध्यक्ष होंगे जो कि मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, वहीं विधान परिषद में सभापति और विपक्ष के नेता, और एक राज्य गृह मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो दोस्तों यह 4 या 6 सदस्यीय समिति होगी। जहां विधान परिषद नहीं है वहां पे 4 सदस्यीय समिति होगी, जहां विधान परिषद है वहां 6 सदस्यीय समिति होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। निष्कासन, तो निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकेगा। आधार क्या होगा दोस्तों? तो वही डायरेक्ट हटा सकेंगे दिवालिया होने पर, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, या फिर किसी भी विषय में दंड के भागीदार हों, या फिर किसी अन्यत्र नियोजन में लिप्त हो। इन आधार पर राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट हटा सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों साबित कदाचार के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की सिफारिश पर ही इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की। तो खलीलुल्लाह खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में इनका पद रिक्त है दोस्तों। तो वर्तमान में मनोहर ममतानी इसके अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक न्यायिक सदस्य और एक गैर न्यायिक सदस्य। तो अभी दोस्तों गैर न्यायिक सदस्य में कौन है? तो सरबजीत सिंह है, जो कि मानवाधिकार के ज्ञाता हैं। न्यायिक सदस्य में कौन होगा? तो मनोहर ममतानी जी न्यायिक सदस्य हैं, जो कि पदस्थ या रिटायर हाई कोर्ट के जज या फिर जिला न्यायाधीश हैं या रहे हैं, और 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है न्यायिक सदस्य के लिए। वहीं अध्यक्ष के लिए किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर जज इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अभी आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगला आयोग है महिला आयोग। महिला आयोग दोस्तों यह एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास है। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। 6 सदस्यीय निकाय है, जिसमें वर्तमान में खुशबू सुंदर, डेलिना खोंगडुप और श्रीमती ममता कुमारी वर्तमान में सदस्य हैं। अध्यक्ष दोस्तों, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, और इन 6 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य SC/ST से हो। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। निष्कासन या इस्तीफा केंद्र सरकार को देंगे। वेतन भत्ते केंद्र द्वारा डिसाइड होंगे, और हटाने की प्रक्रिया इनको केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकेगा। आधार दिवालिया होने पर, साबित कदाचार, मानसिक अक्षमता, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर या पद का दुरुपयोग करने पर केंद्र सरकार द्वारा इनको हटाया जा सकता है। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थीं। वहीं प्रथम सचिव उमा पिल्लाई इसके प्रथम सचिव थे। बात करते हैं दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की, तो श्रीमती रेखा शर्मा वर्तमान अध्यक्ष हैं।
योग्यता महिलाओं के हितों के लिए समर्पित। रिपोर्ट आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। अब बात करते हैं अब तक के अध्यक्ष की। तो पहली थी जयंती पटनायक, बी मोहनीगिरी, विभा पार्थसारथी, पूर्णिमा अडवाणी, गिरिजा व्यास। दोस्तों गिरिजा व्यास लगातार 2 बार इसकी अध्यक्ष रही हैं। ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और वर्तमान में रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य महिला आयोग की। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, जिसका गठन 23 मार्च 1998 को हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ था। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 7 सदस्यीय निकाय है दोस्तों, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जिसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होगा। 5 सदस्य अशासकीय होंगे, जिसमें एक प्रख्यात अधिवक्ता होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ होंगे। वहीं एक शासकीय सरकारी अधिकारी होगा। दोस्तों अध्यक्ष को छोड़कर इन 6 सदस्यों में से क्रमशः एक सदस्य SC ST OBC से होगा। वहीं इसमें एक सदस्य सचिव भी होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निष्कासन या इस्तीफा की। तो राज्य सरकार के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। आधार वही होगा दिवालिया होने पर, शारीरिक अक्षमता, या फिर दोस्तों हम पहले पढ़ते आए हैं निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया में वही सब चीज़ें होंगी जो हम पहले पढ़ते आए हैं। दिवालिया होने पर, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, या फिर पद का दुरुपयोग करने पर, या फिर किसी अन्यत्र वेतनिक नियोजन में लिप्त होने पर, या साबित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड होंगे। प्रथम अध्यक्ष कृष्णकांत तोमर थी दोस्तों। डाटा 2011 से ही उपलब्ध है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रथम वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान में शोभा ओझा इसके अध्यक्ष हैं। योग्यता महिलाओं के हितों के लिए समर्पित। तो अब तक के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? कृष्णकांता 2011 में, उपमा राय 14 में, लता वानखेड़े 2017 में, शोभा ओझा वर्तमान में 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों, तो उन्हें देख लेते हैं। प्रमुख धाराएं में क्या क्या है दोस्तों? तो धारा 1 और 2 में प्रारंभिक है। धारा 3 में गठन है, जिसके 3 के 1 में है महिला आयोग का गठन, दूसरे में है संरचना। धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्य की पद अवधि, क्लोज 2 में त्यागपत्र, 3 में निष्कासन और 4 में है सेवा शर्तें केंद्र के द्वारा डिसाइड होंगी। धारा 5 में केंद्र द्वारा आयोग के कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। धारा 6 में वेतन भत्ते आयोग का खर्च केंद्रीय अनुदान से। वहीं धारा 7 में रिक्तियों के आधार पर आयोग के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह न लगाना। धारा 8 में आयोग के मामले की जांच हेतु समिति का गठन का अधिकार। धारा 9 में आयोग के अधिवेशन का समय व स्थान अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आयोग अपनी प्रक्रिया है दोस्तों, यह प्रक्रिया स्वयं तय करेगा। आदेश सचिव के द्वारा प्रमाणित होंगे। धारा 10 में आयोग के प्रमुख कार्य के बारे में है। धारा 11 में केंद्र द्वारा अनुदान। अब बात करते हैं दोस्तों धारा 12 में। तो 12 में दिया गया आयोग अपने खर्च की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसकी जांच CAG के द्वारा की जाएगी। 13 में है आयोग की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। 14 में है रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। 15 में है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को IPC की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाएगा। धारा 16 में है केंद्र महिला संबंधी नियम बनाने से पहले आयोग से परामर्श लेगा। धारा 17 में है केंद्र सरकार अधिनियम को क्रियान्वयन करने हेतु नियम बना सकती है और ऐसे नियम 30 दिन तक संसद में रखे जाएंगे। तो ये महिला आयोग था दोस्तों। अब हम आते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 5 मार्च 2007 को बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया था।
वहीं बात करते हैं मुख्यालय की, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास है। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी चयन समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों इसमें भी एक चयन समिति होगी जिसकी सिफारिश पर इसके आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो समिति में कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा जो कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री होगा। वहीं 2 सदस्य केंद्र के द्वारा नियुक्त होंगे। तो यह 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर ही केंद्र सरकार सदस्यों की नियुक्ति करेगी। बात करते हैं दोस्तों निष्कासन की, तो केंद्र सरकार इनको हटा सकती है। आधार क्या होगा? पद का दुरुपयोग करने पर, शारीरिक अक्षमता, दिवालिया होने पर, पद अवधि के दौरान अन्यत्र नियोजन में लिप्त होने पर और लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर और साबित कदाचार के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है। इनके वेतन भत्ते या त्यागपत्र केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होंगे। अब वहीं बात करते हैं दोस्तों सदस्यों की, तो इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। इन सदस्यों में 2 महिलाएं अनिवार्य है। कार्यकाल दोस्तों, कार्यकाल अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, वहीं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष 60 वर्ष। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल और अध्यक्ष का कार्यकाल अलग अलग है। अध्यक्ष का 3 वर्ष 65 वर्ष और सदस्यों का 3 वर्ष 60 वर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों आयोग के सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों सदस्यों को पद से हटाए जाने के बाद 90 दिनों के भीतर पद का भरा जाना अनिवार्य है शेष कार्यकाल के लिए। दोस्तों अगर केंद्र सरकार के द्वारा सदस्यों को हटाया जाता है तो उस रिक्त हुए पद को 90 दिन के अंदर भरा जाना अनिवार्य है बचे हुए कार्यकाल के लिए। वहीं 2 बैठकों में 3 माह से अधिक का समय भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो प्रियंक कानूनगो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह प्रतिवेदन आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देगा, केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखेगी। अब बात करते हैं दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 22 दिसंबर 2007 को किया गया था। मुख्यालय भोपाल में है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। वही समिति की सिफारिश पर एक चयन समिति होगी जिसकी सिफारिश पर राज्य सरकार के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो समिति में कौन कौन होगा दोस्तों? तो बालकों से संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में 2 सदस्य होंगे जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। तो यह भी 3 सदस्यीय समिति होगी जिसकी सिफारिश पर राज्य सरकार के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। निष्कासन की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पे राज्य है, राज्य सरकार द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो आधार क्या होगा? पद का दुरुपयोग, शारीरिक अक्षमता, दिवालिया घोषित होने पर, अन्यत्र नियोजन में लिप्त होने पर, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर या कदाचार साबित होने पर राज्य सरकार द्वारा इनको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड होंगे। त्यागपत्र भी है राज्य सरकार को सौंपेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सदस्यों की, तो इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव और एक उप सचिव होगा। इसमें 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष 65 वर्ष। वहीं अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 वर्ष 65 और सदस्य का है 3 वर्ष 60 वर्ष। अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री रविंद्र मौर्य वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके जस्टिस शीला खन्ना थी। जो 6 सदस्य होंगे उसमें दोस्तों एक शिक्षा, बाल कल्याण, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान, बाल श्रम और बालिक कानून से संबंधित होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।
तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, इसका गठन 19 फरवरी 2004 को हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। वहीं जनजाति आयोग का स्थापना 1978 को हुई थी। यह संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है। तो 89वां संविधान संशोधन 28 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ 19 फरवरी 2004 को। तो दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन हुआ 28 सितंबर 2003 को, जो कि प्रभावी हुआ 19 फरवरी 2004 को, जिसमें क्या हुआ कि SC आयोग को और ST आयोग को अलग अलग कर दिया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 338 में वर्णित है। वहीं बात करते हैं ST आयोग की, तो ST आयोग संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 338 के ए में वर्णित है। अब दोस्तों, नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति और सेवा शर्तों की। तो SC आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और ST के सदस्यों की भी। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, ST के सदस्य भी राष्ट्रपति को देंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा 12 मार्च 1992 को मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। वहीं ST का भी 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा, बाकी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगा। अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं, ये भी अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, एक साथ दोनों आयोग को पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है कि एक ही साथ पढ़ने में हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें लगभग 90% चीज़ें दोनों आयोग में सेम हैं। हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ ऐसी है जो अलग से याद करना है, जैसे स्थापना अनुच्छेद हो गया 338 का ए, इसमें 338 है। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। बाकी चीज़ दोस्तों सारी के सारी एक जैसी है। नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल सब कुछ एक जैसा है। अब बात करते हैं दोस्तों संरचना की। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, इनमें कम से कम एक महिला होना चाहिए। वहीं ST आयोग में बात करते हैं तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इनमें भी एक महिला अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान अध्यक्ष SC आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सांपला और उपाध्यक्ष हैं अरुण हलधर। वहीं बात करते हैं ST आयोग के अध्यक्ष की, तो हर्ष चौहान इसके अध्यक्ष हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो SC आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह और उपाध्यक्ष थे फकीर भाई बघेला। महिला की बात करते हैं तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुरेखा लंबातुरे। वहीं प्रतिवेदन SC आयोग के सदस्य जो है अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों अब तक के अध्यक्ष SC आयोग के अब तक के अध्यक्ष कौन कौन रहे। सूरजभान सिंह, बूटा सिंह, PL पुनिया, ये 2 बार रहे, और रामशंकर कठेरिया। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो फकीर भाई बघेला, नरेंद्र M कांबले, राजकुमार बरका और L मरुगन, ये अब तक के इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं SC आयोग के। अब इधर ST आयोग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है। वहीं बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम, उपाध्यक्ष हैं तपीर गाओ और प्रथम महिला अध्यक्ष थी उर्मिला सिंह। आयोग प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे। दोस्तों अब तक के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो कुंवर सिंह, उर्मिला सिंह, डॉक्टर रामेश्वर ओरांच और नंद कुमार साई, ये अब तक के अध्यक्ष रहे। अब बात करते हैं दोस्तों
अध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। दोनों आयोग में दोस्तों अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, वहीं उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा और सदस्य को भारत के सचिव के समान दर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों दोनों आयोग हमने एक साथ पढ़ लिए, जिसमें लगभग 90% सब कुछ एक जैसा था, सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम ही बदले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को बना था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 को गठित हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों गठन की। तो 14 अगस्त 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत हुआ था, 14 अगस्त 1993 को। वहीं बात करते हैं दोस्तों अगस्त 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 338 का बी जोड़कर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, 123वां विधेयक पारित करके। तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 2018 में। तो इसका वर्तमान गठन 11 अगस्त 2018। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी नियुक्ति की। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होंगी। वेतन सचिव स्तर का। मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। मंत्रालय सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालय। बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। तो 3 वर्ष कार्यकाल, बाकी जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करे। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। जैसे SC/ST आयोग में थे वैसे ही इसमें है, कम से कम एक महिला होंगी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देंगे। अब बात करते हैं पद से हटाने की। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटा सकते हैं। आधार होगा दिवालिया होने पर, अन्य जगह वैतनिक कार्य में लिप्त हो, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया हो, मानसिक शारीरिक अक्षमता। इन परिस्थितियों में सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं कदाचार के आधार पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवेदन दिया हो तो राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिपोर्ट की। तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का और सदस्य को भारत के सचिव के समान दर्जा प्राप्त होता है। अब तक के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो पहले थे RN प्रसाद, श्याम सुंदर, BL यादव, राम सूरत सिंह, S रत्नाबेल पंडियन, MN राव, B ऐश्वर्य और डॉक्टर भगवान लाल साहनी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें इसमें भी SC/ST आयोग की जैसे ही है। अब बात करते हैं दोस्तों सूचना आयोग। तो सूचना आयोग यह सांविधिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत किया गया था। यह कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्यरत है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर। तो दोस्तों एक समिति होगी जिसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो अध्यक्ष होंगे उसके प्रधानमंत्री, उसमें और कौन होगा तो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। और दोस्तों अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो
सबसे बड़े दल के नेता को सदस्य मान लिया जाता है। योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, विधि विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव जरूरी है। संरचना: एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। वर्तमान में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो 3 वर्ष 65 वर्ष इनका कार्यकाल जो भी पहले हो, यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वेतन भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रथम आयुक्त की, तो इसके प्रथम आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। प्रथम आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। वहीं प्रथम महिला की बात करें तो दीपक संधू इसकी प्रथम महिला आयुक्त थीं। वर्तमान आयुक्त में कौन है, तो बाई के सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा अभी वर्तमान में इसके आयुक्त हैं। अब निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। आधार क्या होगा, तो आधार वही होगा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। दिवालिया होने पर, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, दोष सिद्ध हो जाने पर, अन्यत्र नियोजन में लिप्त होने पर, इस आधार पर राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट हटा सकते हैं। और साबित कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। आयोग प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखेगी, संसद के दोनों सदनों में रखेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग की। तो दोस्तों एक साथ पढ़ने का एक यही फ़ायदा है दोस्तों कि दोनों में हम कंपेयर करके पढ़ सकते हैं कि दोनों में कितनी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। कार्यकाल एक जैसा है, संरचना एक जैसी है, योग्यता एक जैसी है। नियुक्ति भी अगर इधर राष्ट्रपति कर रहे हैं तो इधर राज्य में राज्यपाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, जिसका गठन 22 अगस्त 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया था। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। चयन समिति के सिफारिश पर ही की जाएगी। तो समिति में कौन कौन होगा, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य बतौर सदस्य होंगे। तो दोस्तों इस समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। योग्यता क्या होगी, तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, विधि विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना जरूरी है। अब संरचना की बात करते हैं दोस्तों। एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 केंद्रीय आयुक्तों का प्रावधान है, जैसा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त में था। कार्यकाल भी 3 वर्ष 65 वर्ष, बाकी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होंगे। इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें राज्य के द्वारा निर्धारित होंगे, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। बात करते हैं त्यागपत्र की, तो केंद्र में राष्ट्रपति को देंगे, राज्य में राज्यपाल को। अब इसके वर्तमान में आयुक्त कौन है, तो वर्तमान आयुक्त अरविंद शुक्ला, A.K. शुक्ला इसके वर्तमान आयुक्त हैं। वहीं प्रथम आयुक्त T.N. श्रीवास्तव थे। निष्कासन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। आधार वही होगा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, दिवालिया होने पे या फिर शारीरिक मानसिक अक्षमता, दोष सिद्ध होने पर या किसी अन्यत्र नियोजन में लिप्त होने पर और साबित कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे, राज्य सरकार विधानमंडल के पटल पर रखेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों यह सांविधिक और सलाहकारी निकाय है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग सलाहकारी सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 11 फरवरी 1964 को किया गया था। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 1962 में के संथानाम समिति, जो कि भ्रष्टाचार निवारण समिति थी, इसका गठन किया था केंद्र सरकार ने 1962 में। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1964 में, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तभी 11 फरवरी 1964 को इसका गठन किया गया था।
अब दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा 25 अगस्त 1998 को सांविधिक दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों इस आयोग को राष्ट्रपति ने अध्यादेश के द्वारा 25 अगस्त 1998 को आयोग को सांविधिक दर्जा दे दिया गया, लेकिन 2003 में अधिनियम लाकर सांविधिक दर्जे की पुष्टि की। तो दोस्तों 2003 में एक अधिनियम लाकर इस आयोग को सांविधिक दर्जा दे दिया गया। अब नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे चयन समिति के द्वारा। तो चयन समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। ये 3 सदस्यों की समिति होगी। उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। यह कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्यरत है। यह कोई जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि यह सीबीआई के माध्यम से जांच करवाती है। दोस्तों योग्यता की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा में पद पर रह चुके होने का अनुभव अनिवार्य है। दोस्तों इसमें योग्यता दी हुई है जिसमें किसी भी भारतीय या संघ की अखिल सेवा में पद पर रह चुके होने का अनुभव अनिवार्य है। सदस्यों में एक अध्यक्ष होंगे, अधिकतम सदस्य 2 होंगे। इनके वेतन भत्ते, तो अध्यक्ष का वेतन भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, सदस्यों के यूपीएससी के सदस्य के बराबर। वहीं नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। दोस्तों यही एकमात्र अभी तक हमने इतने आयोग पढ़े, उनमें पहला आयोग है जिसमें कार्यकाल 4 वर्ष का है और 65 वर्ष तो है ही। यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम आयुक्त की। तो इसके प्रथम आयुक्त NS राव थे। वहीं वर्तमान आयुक्त की बात करते हैं दोस्तों तो इसके वर्तमान आयुक्त सुरेश एन पटेल इसके वर्तमान आयुक्त हैं। 2 आयुक्त हैं जिनमें पहले प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और दूसरे हैं अरविंद कुमार, इसके अन्य आयुक्त हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निष्कासन की। तो इनका निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आधार वही होगा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। दिवालिया होने पर, शारीरिक मानसिक अक्षमता, दोष सिद्ध होने पर, किसी अन्यत्र नियोजन में लिप्त होने पर, इन आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। साबित कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, जैसे यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है। कार्य क्या है इनका? तो भ्रष्टाचार को रोकना इनका मुख्य कार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सीबीसी के कार्य क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो सीबीसी के कार्य क्षेत्र में आएंगे संघ लोक सेवा के सदस्य, केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के या बैंकों के अधिकारी, बीमा कंपनी के प्रबंधक या वरिष्ठ अधिकारी, रिजर्व बैंक या नाबार्ड सिडबी के ग्रेड डी एवं कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी, जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के अधिकारी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों के अधिकारी और E8 तथा E7 के ऊपर के अन्य अधिकारी सीबीसी के कार्य क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण यह सांविधिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। तो दोस्तों इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया था। NGT अधिनियम 2010 के तहत बात करते हैं दोस्तों NGT का उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण मामले में त्वरित निपटान 6 माह के भीतर। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान संरचना तो एक अध्यक्ष होंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनकी नियुक्ति की जाएगी।
केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष थे इसके लोकेश्वर सिंह पंटा। वर्तमान में हैं A.K. गोयल, आदर्श कुमार गोयल। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान संरचना की। तो वर्तमान संरचना में गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। सदस्य जिसमें एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ होंगे। तो दोस्तों कम से कम 10 अधिकतम 20 सदस्य होंगे। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। तो दोस्तों उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो कार्यकाल इनका अलग अलग है दोस्तों। 5 वर्ष तो सबका सेम है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनका 70 वर्ष है। हाई कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनका 67 वर्ष है। वहीं जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, उनका कार्यकाल 65 वर्ष है। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनका 5 वर्ष 70 वर्ष, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका 5 वर्ष 67 वर्ष, वहीं जो विशेषज्ञ होंगे उनका 5 वर्ष 65 वर्ष कार्यकाल होगा। और यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे और किसी भी अन्यत्र नियोजन के पात्र भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पहला पुणे में है, कोलकाता में, भोपाल में और चेन्नई में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब आते हैं दोस्तों एनजीटी का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से है। ये भी महत्वपूर्ण है। एनजीटी को हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। वहीं नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों एनजीटी जो है, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो कौन कौन से होंगे? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। इन 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई कर सकता है। इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। 2 महत्वपूर्ण अधिनियम इससे बाहर है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। अब बात करते हैं दोस्तों, अधिकरण अपने आदेश अनुसार तो पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों हो सकते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय को अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। तो दोस्तों ये था एनजीटी, जो कि हमने मुख्य इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। अब है दोस्तों अंतिम खाद्य संरक्षण आयोग। दोस्तों खाद्य संरक्षण आयोग, जिसका गठन 21 जुलाई 2000
21 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत इसका गठन किया गया था। यह भी सांविधिक एवं स्वतंत्र निकाय है। उद्देश्य मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण होने वाली धांधियों को रोकना, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार करना, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण देना, राज्य सरकार को सलाह देना, यह इनका मुख्य उद्देश्य हैं। बात करते हैं मुख्यालय की, तो सतपड़ा भवन भोपाल में इसका मुख्यालय है। अब संरचना वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राजकिशोर स्वान और सदस्य हैं दुर्गा डावर और किशोर खंडेलवाल। वहीं सचिव की बात करते हैं तो राजीव चंद्र दुबे इसके सचिव हैं। दोस्तों, सदस्यों में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव। कम से कम 2 महिलाएं आवश्यक हैं। दोस्तों, इसमें एक एससी और एक एसटी से होना भी अनिवार्य है, चाहे वह अध्यक्ष, सचिव या सदस्य कोई भी हो। दोस्तों, इन सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं आवश्यक हैं और एक सदस्य एसटी और एक सदस्य एससी से भी होना अनिवार्य है, चाहे वह अध्यक्ष, सचिव या फिर सदस्य कोई भी हो। कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 वर्ष 65 वर्ष इनका कार्यकाल जो भी पहले हो। वहीं अध्यक्ष और सचिव पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। दोस्तों, अध्यक्ष और सचिव पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। सेवा शर्तें, वेतन भत्ते राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड होंगी। वहीं त्यागपत्र राज्य सरकार को देंगे। निष्कासन की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य सरकार के द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। आधार क्या है, तो दिवालिया होने पर, मानसिक शारीरिक अक्षमता, किसी अपराध में दोषी करार होने पर, या फिर अन्य नियोजन में लिप्त होने पर, या फिर दुराचार या शारीरिक अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखेगी। 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त खाद्य आयोग का गठन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी योग्यताओं की, तो क्या क्या योग्यता होंगी। तो योग्यताओं में है दोस्तों, पहला है जो अखिल भारतीय सेवा या राज्य सेवा के सदस्य हैं या रह चुके हैं और जिन्हें कृषि, सिविल सेवा, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामले में ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। पहला तो ये है दोस्तों। दूसरा है जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, खाद्य संबंधी नीति, लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो, या फिर जिनके पास में निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड हो, उसी व्यक्ति को सदस्यों के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों उपरोक्त योग्यताधारी व्यक्ति को। ये सब योग्यता होने के बाद उपरोक्त योग्यताधारी व्यक्ति में से मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर चयन हेतु नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कौन कौन करता है? सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, और 5वां है खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इनके वरिष्ठतम अधिकारियों की समिति के द्वारा इनका परीक्षण किया जाएगा। समिति के द्वारा परीक्षण उपरांत अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए अलग अलग पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल में से प्रत्येक श्रेणी में 3 नाम होंगे। राज्य शासन उपरोक्त पैनल में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और 5 को अन्य सदस्यों के रूप में चयनित कर सकेगा। तो दोस्तों यह इनसे सदस्यों और अध्यक्षों की योग्यता के बारे में था। इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे आयोग
सारे आयोग समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी क्विक रिवीजन का फ़ायदा मिल सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। इसी के साथ धन्यवाद।